हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं हूं आप सबका विवेक रंजन। मैं आप सबका जबरदस्त स्वागत करता हूं लाइव स्मिथ के इस शानदार प्लेटफॉर्म पे जो कि चाणक्य क्लासेज के द्वारा पावर्ड है। तो जैसा कि बाबू आप सभी जानते हैं कि हम लोग आज से अपने एक इस प्लेटफॉर्म पे जबरदस्त सफर की शुरुआत करने जा रहे हैं जो होगा हमारा क्लास 9th का सफर। और इसमें भी हम लोग अपने ज्योग्राफी सेक्शन की शुरुआत करेंगे जिसमें हमारा पहला चैप्टर आज शुरू होगा। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्लास 9th का जो ज्योग्राफी सेक्शन है उसके पहले चैप्टर में हम लोग सबसे पहले अपने देश को जानने की कोशिश करते हैं। ठीक, यानी ये जो हमारा चैप्टर होगा बाबू, इस चैप्टर में हम लोग इंडिया को इंट्रोड्यूस करेंगे। इंडिया को क्या करेंगे? इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, यानी इस चैप्टर में हम लोग इंडिया यानी अपने कंट्री और उसके साइज और लोकेशन की बात करेंगे धरती के ऊपर में। यानी हमारा इंडिया जो है उसके साइज से रिलेटेड क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स है और उसके अलावा धरती के ऊपर में ये कहाँ लोकेटेड है, ठीक है, इसका लोकेशन कहाँ है, ये इन सारी चीजों की बात हम लोग इस चैप्टर के अंदर में करने वाले हैं। ये आपके क्लास 9th का पहले चैप्टर का पहला वीडियो लेक्चर होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं हमारे अपने पहले चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन की। ठीक है, जैसा कि आप हेडिंग में देख रहे होंगे, इंडिया साइज एंड लोकेशन, यानी इसमें हम लोग सबसे पहले इंडिया को अपने अर्थ के ऊपर में लोकेट करने की कोशिश करेंगे कि हमारे अर्थ पे हमारा कंट्री जो है वो कहाँ लोकेटेड है। ठीक है, आई बात समझ में? और फिर उसके बाद हम लोग इंडिया के अलग अलग एक्सपेक्ट को देखेंगे कि इंडिया का नॉर्थ से साउथ के बीच में क्या साइज है, ईस्ट से वेस्ट का क्या साइज है। ठीक है, इंडिया के टाइम जोन के बारे में इस चैप्टर के अंदर में हम लोग पढ़ेंगे, यानी तमाम अलग अलग बातें हम लोग करेंगे। मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो हमारा ज्योग्राफी है ना, क्लास 9th का ज्योग्राफी और इनफैक्ट क्लास 10th का भी ज्योग्राफी, इन दोनों क्लासेज की ज्योग्राफी में हम लोग केवल इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पहलुओं को जानने की कोशिश करते हैं और इंडिया को हम लोग और डिटेल्ड फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, जिसकी शुरुआत आज हम लोग कर रहे हैं। ठीक, तो उम्मीद है कि आप मेरे एक्सप्लेनेशन को एंजॉय करोगे और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस चैप्टर का जो भी कंसेप्ट हो, ठीक है, उस कंसेप्ट को मैं आप तक अच्छे से पहुंचाऊं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो और इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी सवाल आपसे अगर पूछ दे, वेदर इट विल बी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, इट डजंट मैटर, लेकिन आप उसका एकदम तुरंत से तुरंत जवाब दे सको। देखो, हमारे एक्सप्लेनेशन का जो क्राइटेरिया होगा ना बाबू, वो थ्रू आउट एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन होगा। ठीक है, मतलब थ्रू आउट हम लोग एनसीईआरटी की बात करेंगे और इसके अलावा भी हम लोग जितने भी अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे इनकी भी बात हम लोग करेंगे। यानी कहने का मतलब ये तो हम लोग पूरा का पूरा देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन इसके अलावा भी अगर जो जरूरी चीजें आपको जानने की होगी उसे भी मैं बताऊंगा ताकि इस चैप्टर के अंदर में कोई भी ऐसा चीज छूटे नहीं, कोई भी डाउट आप तक नहीं रहे। ये मेरी पूरी की पूरी कोशिश रहेगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग जब लाइव स्मिथ पे मिले हैं तो उम्मीद है कि आपको ये बहुत आगे तक लेके जाएगा ये प्लेटफॉर्म जो होगा। ठीक है, और मैं इसमें हमेशा आपके साथ रहूंगा। क्यों? क्योंकि आप मतलब मेरे जीवन की अगर बात की जाए तो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो वो आप हो। ठीक है, तो कहते हैं कि मैं एक छोटी सी बात कहूंगा, राहत इंदौरी साहब की लाइनें हैं दो चार, उससे मैं इस सफर की शुरुआत करने जा रहा हूं। कहते हैं कि किसने दस्तक दी है दिल पर, किसने दस्तक दी है दिल पर, कौन है? आप तो अंदर हो बाबू, आप दिल में रहते हो, आपके लिए सब कुछ। कहते हैं आप तो अंदर हो हैं, बाहर कौन है? ठीक है, तो चलिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे बताए गए चीजें आपको पसंद आएगी, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ आएंगी, आप पढ़ाई एंजॉय करोगे और हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे ताकि आपका कंसेप्ट एकदम से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग देखते क्या है कि इस चैप्टर के अंदर में हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी चीजें हमें देखनी है, समझनी है, इसका मैं आपको एक बार शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दूं,
फिर हम लोग आगे अपने चैप्टर की शुरुआत करेंगे। चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो मैं आपको बताता हूं कि इंट्रोडक्शन में हमें क्या क्या देखना है। कि आप ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं बाबू कि हमारी कंट्री जो है इंडिया, इसको डिफरेंट डिफरेंट नामों से हम लोग जानते हैं। ठीक, अलग अलग टाइम पीरियड पे हम लोगों ने इसको अलग अलग नाम दिए हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यावर्त। तो इन नामों के पीछे लॉजिक क्या रहा है इन नामों को देने का, ये देखते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन में। फिर आगे जब हमारा टॉपिक आएगा लोकेशन, तो हम इसमें इंडिया को ना धरती पे लोकेट करेंगे कि हमारी अगर ये अर्थ है तो इस अर्थ पे इंडिया कहां लोकेटेड है। तो अर्थ पे हम लोग इंडिया को लोकेट करने का काम करेंगे, ये बात हम लोग लोकेशन में देखेंगे। लोकेशन में अर्थ पे लोकेट करने के लिए ना हम लोग डिफरेंट डिफरेंट लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का स्टडी करेंगे। ठीक है, कि लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, कैसे किसी जगह को लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के आधार पर हम लोग धरती पर लोकेट करते हैं कि कोई जगह कहां पे कैसे लोकेटेड है। ये बात हम लोग अपना लोकेशन टॉपिक में करने वाले हैं। फिर आएगा इंडिया का साइज। इसमें हम लोग इंडिया के नॉर्थ साउथ बाउंड्री लाइन की बात करेंगे कि नॉर्थ से लेके साउथ तक इंडिया कितने इलाके में फैला हुआ है, क्या डिस्टेंस है, ईस्ट से वेस्ट तक की दूरी देखेंगे। उसके बाद इंडिया का ओवरऑल एरिया क्या है ये देखेंगे। एरिया के रिस्पेक्ट में हमारा देश कितने नंबर पे एग्जिस्ट करता है, ये सारी बातें हम लोग साइज के अंदर में देखेंगे। साइज के अंदर में ना बाबू सबसे इंपॉर्टेंट होगा इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम जोन देखना कि हम लोगों ने कैसे इंडिया का अपना एक फिक्स स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड किया हुआ है। ठीक है, जो कि आप जानते हैं कि हमने 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड को, ठीक है, ईस्ट लॉन्गिट्यूड को हमने इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम जोन बनाया है। तो क्यों बनाया है ये भी हम लोग इसी चैप्टर के अंदर में जानेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि अलग अलग टाइम इंटरवल पे ना इंडिया का वर्ल्ड के साथ अलग अलग तरह का रिलेशन स्टैब्लिश होता रहा है। भारत अपने डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेक्ट्स के जरिए वर्ल्ड को काफी ज्यादा इंपैक्ट करता रहा है और अलग अलग टाइम इंटरवल पे वर्ल्ड ने भी हमारे कंट्री को काफी ज्यादा इंपैक्ट करने का काम किया है। तो ये वाला बात हम लोग इस टॉपिक के अंदर में देखेंगे। फिर हम जानते हैं कि इंडिया एशियन कंटिनेंट का एक देश है। तो एशियन कंटिनेंट में इंडिया का कहां लोकेशन है, ठीक, और साथ ही साथ और वो कौन से ऐसे एशियन कंटिनेंट के देश हैं जो इंडिया के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, उनको पढ़ेंगे। यानी भारत के नेबर्स की बात करेंगे। इन नेबर्स में भी, नेबरिंग कंट्रीज में भी हम लोग दो तरह के नेबर्स की बात करेंगे। वैसे नेबर्स जो भारत के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं उनको देखेंगे, और वैसे कंट्रीज जो भारत के साथ वाटर बाउंड्री शेयर करते हैं वो भी देखेंगे। मैं एक इंटरेस्टिंग बात यहां आपको बता दूं कि अगर कोई देश इंडिया के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है तो वो कितना बॉर्डर शेयर करता है ये भी हम लोग देखेंगे। सारी बात समझ में। अगर एग्जांपल के तौर पे मैं ये कहूं कि बांग्लादेश इज अ कंट्री विच शेयर्स द लैंड बाउंड्री विथ इंडिया, देन हाउ मच बॉर्डर। तो अगर आपको ये भी जानेंगे हम लोग इस चैप्टर के अंदर में। मैंने शुरू में ही कहा था कि हमारा एक्सप्लेनेशन का जो तरीका होगा एनसीईआरटी तो होगा ही होगा। एनसीईआरटी में आप ये जानोगे कि बांग्लादेश जो है वो इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है, लेकिन एक्स्ट्रा में मैं आपको बताऊंगा कि बांग्लादेश जो है, ठीक है, बांग्लादेश जो है वो 4096 किलोमीटर की कब बॉर्डर शेयर करता है भारत। तो ये लेवल रहेगा हमारी पढ़ाई का। आप भरोसा करो, आप अच्छे तरीके से एंजॉय करके पढ़ाई करोगे। ठीक है, चलिए उसके बाद हमारा चैप्टर का कंक्लूजन और ये हमारा चैप्टर जो होगा वो फिनिश हो जाएगा। तो आप समझ चुके हैं कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स इस चैप्टर के अंदर में पढ़ने हैं। चलिए अब हम लोग आगे की बात करते हैं। ठीक, हम देखेंगे यहां पे कि हम यहां इंडिया को इंट्रोड्यूस करेंगे। आप स्क्रीन पे आप एक मैप देख रहे होंगे। इसमें इस मैप के अंदर में ना इंडिया का अलग अलग नाम मेंशन किया गया है। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए, तो सारे नामों के क्या लॉजिक है पहले मैं ये बता दूं, फिर आगे की बात हम लोग करेंगे। आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि भारत जो है, ठीक है, वो दुनिया के बड़े देशों में से एक कंट्री है। इंडिया इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में जितने भी बड़े देश हैं, चाहे आप एरिया की बात करो, एरिया के रेस्पेक्ट में बात करो, आप क्षेत्रफल जनसंख्या के कंटेक्स्ट में बात करो, दोनों ही हिसाब से हम देखें तो भारत बड़े देशों में से एक है।
जनसंख्या में तो अब हम लोगों ने चाइना को ओवरटेक करके 1 नंबर का स्थान प्राप्त कर लिया है, ठीक। लेकिन अगर वहीं एरिया के रिस्पेक्ट में बात करें तो वी आर स्टिल ऑन नंबर 7, 7वें नंबर की देश है। तो फिर भी हम कहेंगे कि बड़े देशों में से हमारा कंट्री एक है, ठीक। तो जिसको हम लोग अलग अलग नामों से जानते हैं। यहां इंडिया का एक नाम है आर्यावर्त। अगर मैं कहूं कि इंडिया का नाम आर्यावर्त कैसे पड़ा, तो आप देखोगे कि इंडिया का नाम आर्यावर्त रखने के लिए, ठीक है, अलग अलग पौराणिक ग्रंथों में, ठीक, इसको आर्यों की भूमि कहा गया है। यानी आप अगर वैदिक पीरियड का एग्जाम्पल लेके देखो तो उसमें पता चलेगा कि वैदिक पीरियड हमें यह सिखाता है कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज से आर्य आए और हमारे देश में उन्होंने अपना सेटलमेंट बनाया, वो यहां रहे, यहां के रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया, ठीक है। तो इस आधार पर चूंकि ये आर्यों की भूमि है, दैट्स वाई आर्यावर्त, ठीक। तो आर्यों की भूमि होने के चलते आर्य यहां पे आए रहे, इसलिए इस देश का नाम आर्यावर्त पड़ा। फिर अगर हम बात करें जम्मू द्वीप की, ठीक है, तो आप देखोगे कि हिंदू और जैन, ठीक है, हिंदू और जैन माइथोलॉजी के अनुसार आपको यह देखने को मिलेगा कि इस हिसाब से यह कहा गया है कि भारत जो है ना एक बहुत बड़ा महाद्वीप हुआ करता था, ठीक है। तो इसलिए इसको जम्मू द्वीप का नाम दे दिया गया। यानी जो जैन कृतियां हैं उसके हिसाब से, हिंदू कृतियां हैं उसके हिसाब से भारत को हमने जम्मू द्वीप का नाम दे दिया है। फिर आप देखोगे इंडिया का एक नाम है इंडिया, भारत का एक नाम है इंडिया। तो इंडिया नाम जो है ना, इसको इंडस नदी के आधार पर, ठीक है, ग्रीक स्कल्पचर्स में, ठीक है, इंडिया को इंडस नदी के चलते इंडिया को इंडिया का नाम दिया गया। चूंकि ये इंडस नदी के किनारे बसा हुआ देश है, तो आप देखो कि जो यूनानी लोग थे या फिर यूं कहिए जो ग्रीक कल्चर था, उस आधार पर इंडस के बगल में होने के चलते इसका नाम इंडिया पड़ गया। फिर आप देखेंगे कि जो अरेबियन जो लोग थे, जब वो यहां पे आए तो उन्होंने इंडस को हिंद कहा, और हिंद के बगल में रहने वाले लोगों को हिंद के बगल में पाए जाने वाले स्थान को उन लोगों ने हिंदुस्तान कहा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि सिंध और अरबियन इलाके के लोगों ने इंडस के नाम पर, इंडस को वो हिंद कहते थे और हिंद वाला स्थान हिंदुस्तान बन गया, हिंद का स्थानवाज हिंदुस्तान। फिर आप देखेंगे भारतवर्ष, इसका नाम भारतवर्ष कैसे पड़ा, तो महाभारत की कहानी में, महाभारत जो इपिक है हमारा, उसमें बार बार भारत को भारतवर्ष के नाम से पुकारा गया है। तो इसलिए महाभारत के अनुसार इसका नाम, इस देश का नाम, इस बहुत बड़े इलाके का नाम भारतवर्ष था। एक और नाम है हमारे कंट्री का भारत। तो ऐसा माना जाता है कि बहुत पुराने समय में, हमारे वेद और पुराण ये कहते हैं कि बहुत पुराने समय में, ठीक, भारत में भरत वंश का शासन हुआ करता था, और उस भरत वंश का एक सबसे प्रतापी राजा था भरत, उसी के नाम पे हमारे कंट्री का नाम भारत पड़ा, ठीक। आगे है नाभी वर्ष। तो इसके लिए हम लोगों ने ये कहा है कि ये धरती का सेंट्रल पार्ट है। हमारे शरीर में नाभि कहां होती है, सेंटर में। तो चूंकि ये धरती का सेंट्रल पार्ट है, दैट्स वाई ये नाभी वर्ष है। या फिर जैन माइथोलॉजी के हिसाब से यह भी कहा जाता है कि ऋषभ देव के पापा जी का नाम, बाबूजी का नाम जो था वो नाभि था, और वो भारत से बिलोंग करते थे, इंडिया में इनका ओरिजिन था, दैट्स वाई ये कंट्री, उनका देश यानी नाभि वर्ष था। तो ये थे इंडिया के अलग अलग नाम और उनके लॉजिक्स। तो अब हमने ये समझ लिया कि अलग अलग टाइम पीरियड पे हमने भारत को अलग अलग नाम दिया है, अपने कंट्री को अलग अलग नाम दिए हैं, और उन नामों के पीछे अलग अलग लॉजिक भी है, अलग अलग कहानियां भी बनाई गई हैं, ठीक। आगे देखते हैं, भारत जो है ना वो हमेशा से वर्ल्ड हिस्ट्री के निर्माण में अपना एक सिग्निफिकेंट रोल बनाए हुए, ठीक। यानी इंडिया का अलग अलग टाइम पीरियड पे देखोगे आप तो काफी सिग्निफिकेंट रोल रहा है वर्ल्ड हिस्ट्री को शेप करने के लिए, ठीक। आप देखो ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन का यहाँ पे एग्जांपल लेके देख लो। उस टाइम पे भी आप देखोगे कि भारत के जो लोग थे, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में रह रहे थे, उन लोगों का संपर्क था सेंट्रल एशियन कंट्रीज से।
उसके बाद और आगे की तरफ आप बढ़ते हो तो मेडावल पीरियड में आप देखोगे कि बहुत सारे दुनिया के तमाम इन्वेडर्स भारत में आए, अटैक किया और यहाँ के रिसोर्सेज को लूटने वगैरह का काम किया। जैसे आप मोहम्मद गजनी का नाम लेते हो, मोहम्मद गोरी का नाम लेते हो, मोहम्मद बिन कासिम का नाम लेते हो, बाबर का नाम लेते हो, सबसे मॉडर्न पीरियड में अंग्रेजों का नाम लेते हो। तो पूरी दुनिया की हिस्ट्री को सेव करने में हमारे देश का काफी सिग्निफिकेंट रोल रहा है। ठीक, इसको अलग अलग नामों से पुकारा गया, जैसे आर्यावर्त हो गया, जम्मू द्वीप हो गया, अभी मैंने आपको समझाया। ठीक, आप देखेंगे कि भारत जो है ये तो रहा इसका ऐतिहासिक कंटेक्स्ट, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अब अगर ज्योग्राफिकल कंटेक्स्ट के आधार पे हम देखें तो भारत एक ऐसा लैंड है, एक ऐसा इलाका है जहां ऊंचे ऊंचे पहाड़, माइटी रिवर्स, एक्सटेंसिव प्लेन्स, ठीक है, और जंगल, ठीक, वाइड प्लेट्यूज, ब्यूटीफुल पहाड़ियां, ठीक, लवली वाटरफॉल्स, और साथ ही साथ आपको रिफ्रेशिंग सोर्स, समुद्र के किनारे, ये तमाम चीजें पाई जाती हैं। यानी भारत में आपको अलग अलग इलाके में बड़े बड़े पहाड़ देखने को मिलेंगे। आप हिमालयन रीजन में जाइए, वहां सबसे ऊंची ऊंची चोटियां मिलेंगी आपको, काराकोरम, कंचनजंगा, ठीक है, ये सारे की सारी चोटियां मिलेंगी। माइटी रिवर्स जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, ठीक, आप दक्षिण भारत में आते हो तो महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये तमाम बड़ी बड़ी नदियां आपको देखने को मिलेंगी। उसी तरह से भारत का प्लेन इलाका, चाहे वो नदियों के द्वारा बनाया गया प्लेन हो, चाहे वो समुद्र के द्वारा बनाया गया प्लेन हो। ठीक, आ रही बात समझ में? तो ये सब तमाम लैंडफॉर्म्स भी हमारे कंट्री में मौजूद हैं जो भारत को और ज्यादा इंपॉर्टेंस देने का काम करते हैं वर्ल्ड लेवल पे। ठीक, आगे देखेंगे हम लोग कि भारत के अंदर में इतनी ज्यादा चीजें अगर मौजूद हैं तो ये क्वाइट नेचुरल बात है कि यहाँ पे डाइवर्सिटी मौजूद है। अब मैं बताऊं कि डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है। तो डाइवर्सिटी का मतलब क्या, डिफरेंसेस बिटवीन टू पर्सन्स, टू कंट्रीज, कोई भी दो चीज ले लो, इसके बीच अगर किसी भी बेसिस पे डिफरेंस है तो वो डिफरेंस ही उसका डाइवर्सिटी कहलाता है। अब इसके अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। अगर हम देखें तो किसी के कलर के आधार पे आप उसके बीच की डाइवर्सिटी पता कर सकते हो, लैंग्वेज के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, रीजन के आधार पर, भाषा के आधार पर, तमाम अलग अलग चीजें होती हैं जिसके आधार पर अगर आपको डिफरेंस कहीं देखने को मिल रहा है तो आप कहोगे कि यस देयर इज द डाइवर्सिटी। ठीक है, तो भारत में भी काफी ज्यादा डाइवर्सिटी मौजूद है। कैसे? रिलीफ फीचर्स के आधार पर। यहाँ पर्वत हैं, पहाड़ी इलाके हैं, प्लेट्यूज हैं, नदियां हैं, ठीक है, प्लेन्स इलाके हैं, तमाम अलग अलग रिलीफ फीचर्स भारत में लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं। तो लैंडफॉर्म्स के आधार पर हमारे यहाँ क्या है, डाइवर्सिटी है। क्लाइमेट अलग अलग तरह का पाया जाता है भारत में। आप कश्मीर जाइए, वहां का क्लाइमेटिक कंडीशन अलग मिलेगा। नॉर्दर्न प्लेन्स में आइए, वहां का क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग मिलेगा। आप प्लेट्यू रीजन में जाइए, वहां अलग तरह की क्लाइमेट। आप थार डेजर्ट ऑफ राजस्थान जाइए, वहां अलग तरह का क्लाइमेट, यानी क्लाइमेट के आधार पर भी आपको काफी ज्यादा डाइवर्सिटी देखने मिल सकता है। वेजिटेशन के आधार पर, अब चूंकि रिलीफ फीचर्स अलग अलग हैं, चूंकि क्लाइमेट अलग अलग है, तो क्वाइट सिंपल सी बात है कि वेजिटेशन अलग अलग होंगे, बिल्कुल ही होंगे। जिस तरह का आप जानते हैं कि एवरी वेजिटेशन इज एसोसिएटेड विद अ फिक्स टाइप ऑफ क्लाइमेट एज वेल एज रिलीफ फीचर्स। तो चूंकि रिलीफ अलग अलग है, क्लाइमेट अलग अलग है, तो वेजिटेशन भी अलग अलग होंगे, नो डाउट। ठीक, उसके बाद अब जब वेजिटेशन अलग अलग होगा तो उसको यूटिलाइज करने वाले एनिमल्स के बीच में डाइवर्सिटी पाई जाएगी। अगर इंसान रह रहे हैं अलग अलग इलाके में, अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस में, तो उनके लिविंग स्टैंडर्ड में आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा। तो ये तमाम अलग अलग बेसिस पे आपको भारत के अंदर में काफी ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। यानी इंडिया इज अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी, लॉट्स ऑफ डाइवर्सिटी। बट स्टिल इफ समवन आस्क्स अबाउट आवर नेशनलिटी, देन वी राइट that we are Indian and this is written in bold letters। जब भी कभी बात आती है तो हम बोल्ड में इंडियन लिखते हैं। ठीक है, अलग बात है कि बहुत सारी डाइवर्सिटी है, छोड़ दीजिए, हम अलग अलग क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग स्किन कलर होता है हमारा, ठीक, हर चीज अलग हो सकता है, बट जब भी देश की बात आती है तो हम बोल्ड में इंडियन लिखते हैं बाबू। तो डिस्पाइट ऑफ हैविंग डिफरेंट डाइवर्सिटीज, स्टिल We are united by our nationality which is Indian। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे कि अब हम लोग
लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड का कंसेप्ट थोड़ा सा समझते हैं, जो इंडिया को धरती पे लोकेट करने में हमारी बहुत ज्यादा मदद करेगा। आप यहां दो दो फिगर्स देख सकते हो, ठीक है। इसमें आप देखेंगे क्या कि ये हॉरिजॉन्टल लाइंस आपको देखने को मिलेंगी धरती के ऊपर में, ठीक है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख रही है वो वेस्ट टू ईस्ट खींची गई लाइंस है, ठीक। तो अगर मैं कहूं कि वैसे हॉरिजॉन्टल लाइंस व्हिच आर ड्रॉन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ऑन द अर्थ सरफेस आर नोन एज लैटिट्यूड्स। इनको क्या कहते हैं बाबू? इनको हम लोग लैटिट्यूड्स कहते हैं। ये जो है लाइनें, ये जितनी भी लाइनें हैं, ये सब की सब लैटिट्यूड्स हैं, ठीक। तो अगर कोई लैटिट्यूड को डिफाइन करने के लिए बोले आपसे, तो आपको बोलना है कि द इमेजिनरी लाइंस drawn on the earth from west to east direction are known as lines of latitude। यानी वेस्ट टू ईस्ट खींची गई जो इमेजिनरी लाइंस हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? लैटिट्यूड्स कहते हैं, ठीक। तो एक लैटिट्यूड है यूनिक लैटिट्यूड, जो वेस्ट टू ईस्ट जाकर के हमारे अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में बांटने का काम करता है। इस इंपॉर्टेंट और यूनिक लैटिट्यूड को हम लोग इक्वेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वेटर। अगर कोई कहे कि इक्वेटर को डिफाइन करो, तो आपने ये कहना है कि द लैटिट्यूड विच डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स इज नोन एज इक्वेटर। और बाकी सारी की सारी जो लैटिट्यूड्स हैं, कुछ लैटिट्यूड्स आपको इधर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मिलेंगी, कुछ लैटिट्यूड साउदर्न हेमिस्फीयर में मिलेंगी, और ये सभी एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, ठीक। तो इक्वेटर के पैरेलल जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में खींचे गए हैं उनको नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स कहते हैं, और जो साउदर्न हेमिस्फीयर में खींचे गए हैं उनको साउदर्न लैटिट्यूड्स कहते हैं। कोई दिक्कत? तो आप इस आधार पे देखो तो कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स मिलेंगे जो अर्थ को ना अलग अलग हीट जोन्स में बांटने का काम करते हैं। तो मैं अगर बताऊं कि ये 23.5 डिग्री नॉर्थ पे की लैटिट्यूड है, जिसको हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं। फिर 66.5 डिग्री नॉर्थ पे एक लैटिट्यूड है, ठीक है। इसको हम लोग ट्रॉपिक आर्कटिक सर्कल के नाम से जानते हैं। फिर 90 डिग्री पे भी आपको एक लैटिट्यूड मिलेगा जिसको हम लोग नॉर्थ पोल कहते हैं। फिर उसी तरह से साउदर्न हेमिस्फीयर में जो 23.5 डिग्री साउथ पे लैटिट्यूड मिलेगा उसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। फिर 66.5 डिग्री साउथ पे जो लैटिट्यूड मिलेगा उसको अंटार्कटिक सर्कल कहते हैं। और फिर साउथ पोल पे जो मिलेगा इसको हम लोग ये साउथ पोल कहते हैं, ठीक। लैटिट्यूड्स जो होते हैं ना वो इक्वेटर से एंगुलर डिस्टेंस से जुड़ते हैं। क्या होते हैं बाबू? एंगुलर डिस्टेंस। यानी यहां पे आप देखो इस तरह से ऐसे करते 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 यहां पहुंचते पहुंचते आपको 90 डिग्री बन जाता है। तो इसलिए आप देखो ना कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैटिट्यूड्स की संख्या 90 और साउदर्न हेमिस्फीयर में भी लैटिट्यूड्स की संख्या 90, टोटल हो जाती है कितनी? 180। और जब इसमें इक्वेटर को भी मिला देते हैं तो टोटल लैटिट्यूड्स की संख्या हो जाती है 181। यानी अगर कोई पूछे कि नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स, तो 180 अदर देन इक्वेटर, और अगर इक्वेटर को इंक्लूड करा के पूछा जाए तो आप बोलोगे 181। कोई दिक्कत? समझ में आ रही है बात? यानी जो लाइनें वेस्ट टू ईस्ट खींची गई हैं इक्वेटर के साथ एंगुलर डिस्टेंस बनाती हैं उनको हम लोग लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स कहते हैं। 90 आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और 90 आपको साउदर्न हेमिस्फीयर में मिलेंगी, ठीक। कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स जो धरती को अलग अलग हीट जोन्स में तब्दील कर देती हैं, ठीक है, इनको हम लोग अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे 23.5 डिग्री नॉर्थ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मिलेगा, 66.5 पे आपको आर्कटिक सर्कल मिलेगा, 90 डिग्री पे नॉर्थ पोल मिलेगा। फिर उसी तरह से 23.5 डिग्री साउथ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मिलेगा। फिर 66.5 डिग्री साउथ पे ट्रॉपिक ऑफ ये अंटार्कटिक सर्कल मिलेगा, और फिर आपको 90 डिग्री साउथ पे साउथ पोल मिलेगा। तो ये तो थी लैटिट्यूड्स की कहानी। अब हम देखेंगे लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स की बात हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। देखेंगे ये जैसे वेस्ट टू ईस्ट इमेजिनरी लाइंस खींची गई हैं, वैसे ही नॉर्थ टू साउथ भी इमेजिनरी लाइंस हमारे धरती पे खींची गई हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है।
तो इन लाइंस को हम लोग क्या कहते हैं, इन लाइंस को हम लोग लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। बाबू लैटिट्यूड जो है ना वो आपको धरती पे किसी जगह के लोकेशन को बताते हैं, और लॉन्गिट्यूड्स जो है वो किसी जगह पे टाइम को बताते हैं। एक जगह पे कितना टाइम हो रहा होगा, इस चीज को समझने के लिए हम लॉन्गिट्यूड्स का सहारा लेते हैं। और कोई चीज कहाँ लोकेटेड है, यानी वहां कितनी गर्मी पड़ रही है, वो सन का कितना रेज रिसीव कर रहा है, इन सब चीजों को एनालाइज करना होगा तो लैटिट्यूड का सहारा लेते हैं। तो लॉन्गिट्यूड की बात जो हो रही थी कि द लाइंस विच आर ड्रॉन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ अलोंग द एक्सिस, ठीक है, उसको हम लोग लॉन्गिट्यूड्स, लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं। और जो सबसे बीच वाला जो लॉन्गिट्यूड अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में बांट देता है, वेस्टर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, इक्वेटर जो है वो नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में बांटता है, जबकि एक्सिस जो है वो वेस्टर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में बांटता है। ठीक, तो एक्सिस के अलोंग जो लाइनें खींची गई हैं उन्हीं लाइनों को हम लोग लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं। लॉन्गिट्यूड्स का जिक्र जब हम लोग किसी भी देश का टाइम जोन पता करना होता है तो उसमें इसका रोल काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जिसका हम लोग आगे जब इंडिया का टाइम जोन पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये बात बताई जाएगी। ठीक है, लॉन्गिट्यूड्स की संख्या अगर देखी जाए तो ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में 180 होते हैं और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में भी 180 होते हैं, तो 360 होते हैं। लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कितने होते हैं? 360। लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स कितने होते हैं? 180। आगे बात समझ में? तो इस तरह से हमने लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड को समझा। अब आगे हम देखेंगे कि ये लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड कैसे इंडिया को लोकेट करने का काम करते हैं। सबसे पहले आप यहां वर्ल्ड मैप देखिए। वर्ल्ड मैप पे आप यहां देखोगे तो ये वाला जो लाइन आपको डॉटेड लाइन दिख रहा है, ये वाला लाइन, ये आपको धरती का इक्वेटर है। ये कौन सा लाइन है बाबू? इक्वेटर है। तो और यहां देखिए, एक मैं दूसरा कलर, ये है इंडिया का सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट यहां पे, ठीक है, और ये है इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट यहां पे। ठीक, आई बात समझ में? यानी अगर हम देखें तो इक्वेटर से थोड़ा सा ऊपर आने पर इंडिया शुरू होता है, साउथ इंडिया का ये साउदर्न। अगर कहीं पे भी नॉर्थ साउथ पता करना हो तो आप फट से क्या करो, डायरेक्शन का मैप ड्रॉ कर लो। ये नॉर्थ डायरेक्शन होता है, ये साउथ डायरेक्शन हो गया, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। ठीक, तो इधर देखिए यहां पे इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट मिलेगा जो यहां पे टच कर रहा है, इक्वेटर के थोड़ा सा ऊपर टच कर रहा है। और फिर ये साउथ से ऊपर, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं यानी नॉर्थ की तरफ बढ़ते हैं, नीचे हैं यानी तो आप साउथ की तरफ हैं, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ेंगे नॉर्थ की तरफ बढ़ते हैं, जैसे जैसे आप राइट साइड में बढ़ते हैं ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं, जैसे जैसे आप लेफ्ट साइड में बढ़ते हैं आप वेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, तो यहां इसके ऊपर जब जाने लगते हैं तो भारत का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट मिलता है जो इधर कहीं पे मिलता है। ठीक, तो अगर हम देखें कि इंडिया का जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, इंडिया का जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है बाबू, ठीक है, ये आपको लोकेटेड है, साउदर्न मोस्ट पॉइंट जो है ये लोकेटेड है, लैटिट्यूड की जिक्र की जाए तो इक्वेटर से थोड़ा सा ऊपर यानी 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ पे इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट किस लैटिट्यूड पे लोकेटेड है? 8 डिग्री 4 मिनट। किधर? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ पे। और उसी तरह इंडिया का ये जो हमारा नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, इसको अगर एनालाइज किया जाए तो आपको नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट देखेंगे कहां मिलेगा, ये मिलेगा आपको 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ पे। यानी अब आपसे कोई पूछे कि बाबू इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट बताओ, तो आप क्या कहोगे? फ्रॉम 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। यानी यहां पे, यहां अगर मैं कहूं ये वाला जो पोजीशन है ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है जो इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट बता रहा है, और ये वाला जो पोजीशन है ये इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट बता रहा है, ये है आपको 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ पे। यानी भारत जो है वो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट के आधार पर 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 36 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ पे है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ पे लोकेटेड है। ये था इंडिया का क्या? लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। अब हम लोग लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देखते हैं। तो लॉन्गिट्यूड ये वाला लाइन होगा, ऐसे ये लॉन्गिट्यूड होंगे, ठीक है।
तो अब यहां देखेंगे हम लोग कि इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है। लैटिट्यूडनल हमने देख लिया, अब हम देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। तो ये इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट हो गया और ये इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट हो गया। तो अगर आप देखो कि इंडिया का जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट पे है। ईस्ट क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा एक्सिस है, ये वाला लाइन सेगमेंट जो दिख रहा है ये एक्सिस है। तो एक्सिस के इधर राइट, एक्सिस के राइट क्या मिलेगा? ईस्ट मिलेगा। एक्सिस के लेफ्ट में क्या मिलेगा? वेस्ट मिलेगा। तो इंडिया का भले ही इंडिया के रेस्पेक्ट में ये वेस्ट है, लेकिन एक्सिस के रेस्पेक्ट में ये ईस्ट है। तो इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे है। और अगर हम इसके ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट को देखें, इंडिया के ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो एक्सिस के ईस्ट में ही है, ये आपको मिलेगा कहां? 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट पे। तो लॉन्गिट्यूड के आधार पर भारत जो है, यानी भारत का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट पे है, जबकि इसका ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट पे है। तो अगर लैटिट्यूडनल एक्सटेंट अगर कोई आपसे पूछे तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ के बीच, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कोई पूछे तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट के बीच भारत जो है वो लोकेटेड है। ठीक, यहां मैं एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं, ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है, यानी भारत जो है धरती पर, ये आपका था इक्वेटर और ये था आपका एक्सिस। तो एक्सिस और इक्वेटर को रेफरेंस पॉइंट अगर माना जाए तो भारत जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में है, धरती पर नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है। यानी लैटिट्यूड के आधार पर नॉर्थ टू नॉर्थ और लॉन्गिट्यूड के आधार पर ईस्ट टू ईस्ट। समझ में आ गया? ये भले ही, एक बार और मैं क्लियर कर दूं कि ये भले ही इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, लेकिन ये अर्थ का ईस्टर्न पोजीशन है, क्योंकि ये एक्सिस के राइट में है। और जब भी कोई डिस्टेंस राइट में रहता है तो वो क्या रहता है? ईस्ट में रहता है। मैंने अभी भी डायरेक्शन का मैप बताया था, राइट में आप चलो ईस्ट में चलते हो, लेफ्ट में आप चलो वेस्ट में चलते हो, ऊपर जाओ नॉर्थ, नीचे रहो साउथ। तो इक्वेटर के ऊपर ही है, चाहे वो भारत का साउदर्न मोस्ट पॉइंट हो या नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट हो। कोई दिक्कत? समझ में आ गया होगा। चलिए एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको बता दूं यहां पे, ये देखिए, ये वाले मैप को आप ध्यान से समझेंगे। यहां पे आपको एक पोजीशन मिलेगा जो इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है। इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो है उसका नाम है बाबू इंदिरा कॉल। क्या नाम है? इंदिरा कॉल। और ये लोकेटेड है लद्दाख में। तो इंडिया का, अगर मैंने तो यहां बता दिया कि 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ जो है वो इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट लॉन्ग लैटिट्यूड है। तो आखिर वो कहां है? भारत में किस जगह पे है? तो इंदिरा कॉल, लद्दाख में। इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट, इंडिया का दो गो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है बाबू, एक लैंड का और एक वाटर का। लैंड का अलग है और वाटर का अलग है। तो लैंड वाला जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है वो कन्याकुमारी में है, तमिलनाडु में। और वाटर वाला जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है वो आपको मिलेगा ग्रेट निकोबार आइलैंड्स में, और ये इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। ठीक, यानी वाटर का साउदर्न मोस्ट पॉइंट, चूंकि आप ये बात जानते हैं कि इंडिया का कुछ हिस्सा इधर अंडमान निकोबार आइलैंड्स में भी है और इधर आपको लक्षद्वीप आइलैंड्स में भी है। तो वाटर वाला जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट मिलेगा वो इंदिरा पॉइंट यानी ग्रेट निकोबार में मिलेगा। ठीक, ये 2004 में जो सुनामी आई, उस सुनामी में ये सबमर्ज हो गया, ये आपको सबमर्ज हो गया यानी डूब गया है। लेकिन अब क्योंकि पूछा जाए तो आप कहोगे कि वाटर वाला जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट था इंडिया का वो इंदिरा पॉइंट था और वो ग्रेट निकोबार में लोकेटेड था। ठीक, उसी तरह से लैंड वाला जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है वो कन्याकुमारी तमिलनाडु में लोकेटेड है। ठीक, आगे बात समझ में। इसका लैटिट्यूड देखोगे तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है। इसका लैटिट्यूड देखते थे तो 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ होता था वाटर बाउंड्री का। अच्छा, उसके बाद इसका लैटिट्यूड देखो तो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। अब हमारी बात आती है वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट की। तो वेस्टर्न पार्ट की अगर बात करोगे, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो गुहरमोती गुजरात में है। गुहरमोती गुजरात में है। ठीक है, कहां पे है बाबू? गुजरात में।
और इसका जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है ये है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट पे, और इसका इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो आपको किबीथू है अरुणाचल प्रदेश में, जो 97 डिग्री 25 मिनट। यानी यहां इस टॉपिक में हमने इंडिया का लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देखा, साथ ही साथ इंडिया के बाउंड्री लाइन पे जो जो आपको रेफरेंस पॉइंट बनाते हैं कि नॉर्दर्न पॉइंट कौन सा है, जैसे इंदिरा कॉल, साउदर्न पॉइंट कौन सा है, लैंड का कन्याकुमारी, वाटर का इंदिरा पॉइंट, फिर वेस्टर्न पार्ट में गुहर मोती है जो गुजरात में है, और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट किबीथू में है जो कि अरुणाचल प्रदेश में। इसको देखने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे कि भारत में एक लाइन है, लैटिट्यूड का लाइन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कौन सा लाइन है बाबू? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का ओरिजिनल लोकेशन अगर आप अर्थ पे देखो तो ये इक्वेटर रहा, ये रहता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो 23.5 डिग्री नॉर्थ पे है। यानी ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो भारत से होके जाता है, और भारत से होके नहीं जाता, भारत के बीचों बीच से होके जाता है। ये जैसे हमारा इक्वेटर अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में बांटता है, उसी तरह ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को 2 इक्वल पार्ट में बांटता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ से जाता हुआ इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में बांट देता है, और यह जो है भारत के 8 राज्यों से होके जाता है, 8 राज्यों से। यहां देखिए 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 और 8, भारत के 8 राज्यों से होके जाता है। तो यहां अगर सीक्वेंस वाइज नाम याद रखना हो, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उसके बाद वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। गुजरात, झारखंड, सॉरी राजस्थान, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, बांग्लादेश, सॉरी वेस्ट बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम। इसको याद रखने का एक जबरदस्त ट्रिक है, मैं ट्रिक भी बता देता हूं आपको। ये देखिएगा, इसका एक ट्रिक है, ठीक है, इसको हिंदी में देखेंगे आसान रहेगा। मित्र पर गमछा, ठीक, सारे राज्य आपको इसमें आ जाएंगे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिनसे होके जाता है। मिजोरम, क्या मिलेगा? मिजोरम। त्रा से आपको मिलेगा त्रिपुरा, क्या मिलेगा? त्रिपुरा। फिर प से आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल कह लो या वेस्ट बंगाल कह लो, ठीक, और र से आपको मिलेगा राजस्थान, र से क्या मिलेगा? राजस्थान। फिर ग से आपको मिलेगा गुजरात, ग से क्या मिलेगा बाबू? गुजरात, ठीक। फिर म से आपको मिलेगा मध्य प्रदेश, क्या मिलेगा? मध्य प्रदेश। और छ से आपको मिलेगा छत्तीसगढ़, क्या मिलेगा? छत्तीसगढ़। फिर आपको झार से मिलेगा झारखंड। ये 8 राज्यों से होके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है और भारत को 2 इक्वल पार्ट में बांट देता है। ये तो 2 इक्वल पार्ट में बांटता ही है, साथ ही साथ इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि क्लाइमेटिक कंडीशन के आधार पे भी ये 2 भागों में बांट देता है। ये वाला जो जोन होता है ना, वो हॉट क्लाइमेटिक कंडीशंस में पाया जाता है, भारत के हॉट क्लाइमेटिक जोन में पाया जाता है, और ये आपको मॉडरेट क्लाइमेटिक जोन या और ऊपर जाने पर ये आपको कोल्ड क्लाइमेटिक जोन्स में भी पाया जाता है। यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, ठीक है, वो भारत को 2 इक्वल पार्ट में तो बांटता ही बांटता है, 8 राज्यों से जाता ही है, बल्कि 2 क्लाइमेटिक कंडीशंस में भी बांट देता है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में हॉट क्लाइमेटिक कंडीशंस मिलते हैं, जबकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में मॉडरेट क्लाइमेटिक कंडीशंस मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे इक्वेटोरियल जोन होता है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आपको टेम्परेट जोन देखने को मिलता है। कोई दिक्कत? यहां तक हम लोग समझ गए हैं, ठीक है, कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो भारत में, ठीक है, 8 राज्यों से जाते हुए भारत के बीचों बीच से गुजरता है, भारत को 2 इक्वल पार्ट में बांटता है और साथ ही साथ 2 क्लाइमेटिक जोन्स में भी बांट देता है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग।
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो 8 राज्यों से जाता है। मैंने अभी अभी आपको बताया, सारे राज्यों का नाम देख लीजिए। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक, ये टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द mainland lie the Andaman and Nicobar Islands and the Lakshadweep Islands in the Bay of Bengal in Arabian Sea। भारत में अगर हम देखें तो इसके साउथ ईस्ट वाले पार्ट में जो आइलैंड्स के ग्रुप हैं, इनमें आपको 578 आइलैंड्स पाए जाते हैं। ठीक है, जिसमें से नियर अबाउट 36 to 40, ठीक है, आइलैंड्स ऐसे हैं जो इनहैबिटेड हैं। अब 36 हो, 38 हो, 40 हो, मतलब इसी के नियर अबाउट 35 से 40 के बीच में आइलैंड्स हैं जो आपको इनहैबिटेड आइलैंड्स है, यानी लोगों का जीवन पाया जाता है 578 में से। और इधर आप देखोगे ये भारत के साउथ वेस्ट वाले पार्ट में लक्षद्वीप आइलैंड्स पाए जाते हैं, जिनमें टोटल 36 आइलैंड्स हैं और आउट ऑफ देम 10 आइलैंड्स आर ओनली इनहैबिटेड। ठीक है, तो ये रहा आपको भारत के आइलैंड ग्रुप्स, यानी जो साउथ वेस्टर्न पार्ट में है लक्षद्वीप आइलैंड्स है और साउथ ईस्टर्न पार्ट में जो है वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नंबर ऑफ आइलैंड्स, सॉरी 572, 38 आउट ऑफ इच 38 आर इनहेबिटेड। मैंने बोला ना कि या तो 36 होगा या 38 होगा, तो 38 आइलैंड्स आर इनहेबिटेड आइलैंड्स आउट ऑफ 572 आइलैंड्स। लक्षद्वीप में 36 आइलैंड्स हैं, जिनमें से केवल 10 पे जीवन पाया जाता है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। इंडिया के साइज की बात करना है। अब हमें साइज की बात करें तो भारत का जो एरिया है बाबू वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। भारत का एरिया कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। यहां मैं एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी के बाहर भी जाके करने वाले हैं, यानी हमारा एक्सप्लेनेशन का जो तरीका होगा वो स्पेशल फैक्ट्स के साथ साथ चलेगा। तो अगर मैं यहाँ पे कहूं कि भारत का जो एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ये भारत का टोटल एरिया नहीं है। ओके, क्या सर आप भी क्या बात करते हैं? एक तरफ यहां आपने लिखा कि टोटल एरिया इतना है और आप कह रहे हैं ये पूरा एरिया नहीं है, तो फिर क्या बात है? दिस इज द बिग समस्या। लेकिन इस समस्या का समाधान भी है क्या, कि ये जो एरिया है ना, ये एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है ये 93% एरिया के बराबर है। इट इज नॉट द 100% एरिया ऑफ इंडिया। आप देखिए, इसको मैं एक जबरदस्त एग्जांपल से समझा सकता हूं। आप गांव में जाके देखना कि गांव में बहुत सारे ऐसे मैटर्स आपको देखने को मिल जाएंगे कि फलानवा किसान ने दूसरे आदमी का जमीन छेक लिया है। तो अब जो पहला वाला किसान था जिसका जमीन छेका गया है, वो क्या कहेगा कि मेरे पास जितनी जमीन है वो 100% है? नहीं, वो कहेगा मेरी कुछ जमीन दूसरों ने छेक ली है, इन फ्यूचर मैं उसे छुड़ा लूंगा। तो वही बात इंडिया के साथ भी यहाँ पे सेम है। भारत का जो कुछ जमीन का इलाका है वो दुनिया के कुछ देशों ने छेक लिया है, हमारे पड़ोसियों ने छेक लिया है। जैसा आप गांव में देखते हैं, क्या आपकी गांव के लोगों का जमीन कौन लंदन से लोग आते हैं छेकने के लिए? नहीं, उनके आसपास के लोग ही छेक लेते हैं, आसपास के लोग ही उस पर अपना दावा ठोक लेते हैं। तो उसी तरह से भारत की जो दो तरह की जमीनें हैं, एक आपको लद्दाख का इलाका है जो आज पीओके के रूप में मौजूद है, ठीक, वो इलाका, और साथ ही साथ अक्साई चीन वाला जो इलाका है उसमें आपको लद्दाख का कुछ इलाका मिलेगा और अरुणाचल प्रदेश का भी कुछ इलाका मिलेगा। ये जो जमीनें हैं, ये जमीनों पे चाइना और पाकिस्तान और चाइना अपना दावा करते हैं, और ये जमीनें भारत के एरिया के 7% के बराबर है। इसका मामला जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट में है। अब जिस दिन डिसीजन आएगा तो वेदर पॉसिबल कि ये जमीन भारत को वापस मिल जाएगी तो ये वैल्यू बदल जाएगा, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये जमीन उन्हें दे दी जाएगी फाइनली, तो यही वाला जो इलाका होगा ये हमारे 100% एरिया के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए अभी कहा जा रहा है कि ठीक है, इतनी एरिया है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तो है, लेकिन ये हमारे 100% एरिया के बराबर नहीं है। ठीक, आई बात समझ में? अब अगर हम बात करें कि ये जो एरिया है ये दुनिया के 2.4% एरिया के बराबर है। भारत जो है एरिया के आधार पर दुनिया का 7वां बड़ा देश है। कौन सा बाबू? 7वां बड़ा देश है।
ठीक, इसका लैंड बाउंड्री जो अगर हम बनाए, ये हमारा आगे के मैप में हम देखेंगे कि भारत का जो लैंड बाउंड्री है वो 15,200 किलोमीटर है। लैंड बाउंड्री 15,200 किलोमीटर और वाटर बाउंड्री जो है वो 7,516.6 किलोमीटर है। वाटर बाउंड्री यानी अगर मैं इस तरह से इंडिया की बात करूं तो ये वाला जो बाउंड्री लाइन है, समुद्री बाउंड्री लाइन, ये 7,516.6 किलोमीटर है, जबकि इधर ये जो लैंड बाउंड्री बनता है ये 15,200 किलोमीटर। भारत एरिया में 7वें नंबर पे है, तो इससे 6 बड़े देश रसिया, कनाडा, यूएसए यानी अमेरिका, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और फिर भारत। 6 बड़े देश रसिया, कनाडा, अमेरिका, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद आता है हमारा देश इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की अगर हम बात करें तो भारत का ये देखिए, ये हो गया यहां से आपको ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा आपको लैंड बाउंड्री को दिखा, ये जो है वो लैंड बाउंड्री को दिखाता है। यहां ये कितना है लैंड बाउंड्री? लैंड बाउंड्री जो है वो 15,200 किलोमीटर है और ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो, ये पोर्शन, ये जो पोर्शन है बाबू, ये वाटर बाउंड्री को दिखाता है। तो वाटर बाउंड्री जो है भारत का ये है 7,516.6। ठीक, अब देखो ना, तो भारत का जो नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है, यानी ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन तथा ये वाला पोर्शन, ये सारे के सारे पोर्शन जो है वो यंग फोल्ड माउंटेन्स यानी हिमालय से घिरे हुए। ठीक है, यानी अगर आप बात करो कि भारत का जो नॉर्दर्न बाउंड्री है वो पूरा का पूरा हिमालयन माउंटेन से कवर्ड है। ठीक, 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के साउथ में, ठीक है, यानी यहां अगर देखा जाए तो 22 डिग्री ये नॉर्थ लैटिट्यूड है, इसके साउथ में भारत जो है वो टैपर होता जाता है यानी पतला होता जाता है और ये फिर इंडियन ओशन के तरफ, ठीक है, इंडियन ओशन के तरफ मूव करता है जो 2 समुद्री इलाकों में बांट देता है। 2 समुद्री इलाकों में बांट देता है, तो एक इलाका बन जाता है आपको बे ऑफ बंगाल और एक इलाका आपका बन जाता है इधर वाला अरेबियन सी। ठीक है, यानी भारत के ईस्ट और वेस्ट दोनों इलाके में 2 समुद्री इलाके हैं, एक है वेस्ट पार्ट में जो अरेबियन सी है और ईस्ट पार्ट में बे ऑफ बंगाल है और ये टैपर होता हुआ इलाका जो है वो इंडियन ओशन में जाके खत्म होता है। ठीक, भारत का यहाँ पे फिगर से भी समझाया गया आपको, ये लैंड बाउंड्री जो 15,200 किलोमीटर के बराबर है और ये रहा वाटर बाउंड्री, ये आपको 7,516.6 किलोमीटर के बराबर है। ठीक, अगर हम बात करें तो भारत का, ठीक है, इसको मुझे मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा, आई थिंक आप इसको समझ चुके होंगे। ठीक है, कि भारत का जो लैंड बाउंड्री है वो 15,200 किलोमीटर है, वाटर बाउंड्रीज है ये 7,516.6 किलोमीटर है। 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के नीचे भारत टैपर होता हुआ इंडियन ओशन में मिल जाता है, इसके वेस्टर्न पार्ट में अरेबियन सी और ईस्टर्न पार्ट में बे ऑफ बंगाल देखने को मिलते हैं, जबकि नॉर्दर्न बाउंड्री लाइन पे आपको हिमालयन माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। चलिए अगर यहां पे देखा जाए कि भारत का नॉर्थ से साउथ का जो डिस्टेंस है वो आपको 3,214 किलोमीटर यानी 3,214 किलोमीटर। कौन? नॉर्थ से साउथ बाउंड्री। नॉर्थ से साउथ बाउंड्री जो है वो 3,214 किलोमीटर है, जबकि ईस्ट से वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट लिखिए, वेस्ट टू ईस्ट जो बाउंड्री लाइन है, ठीक है, ये आपको 2,933, ऐसे नंबर वाइज याद रखोगे ना तो ज्यादा आसान रहेगा। यानी नॉर्थ से साउथ बाउंड्री लाइन की लंबाई 3,214 3214 और आपको वेस्ट टू ईस्ट जो देखोगे यानी गुजरात से लेके अरुणाचल की दूरी जो है वो 2,933 किलोमीटर है, जबकि कश्मीर से कन्याकुमारी की जो दूरी है वो 3,214 किलोमीटर है। ठीक है, ये रहा हमारा इंडिया का साइज। यानी हमने अभी तक अपने इस क्लास में इंडिया का साइज देखा,
लोकेशन देखा कि भारत जो है वो धरती पे कहां लोकेटेड है और इसका साइज क्या है। साइज में हमने एरिया देखा, नॉर्थ से साउथ का बाउंड्री लाइन का लंबाई देखा, ईस्ट से वेस्ट का बाउंड्री लाइन का लंबाई देखा, साथ ही साथ इसका समुद्री बाउंड्री लाइन देखा, लैंड बाउंड्री लाइन देखा, इंडिया का क्षेत्रफल के आधार पे जो बड़े देश हैं इंडिया से उनके बारे में देखा। ये सब तमाम बातें हमने कर ली। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा आएगा साइज में ही, जो कि होगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यानी वाई 82 डिग्री 30 मिनट East is considered as the Indian Standard Time Zone. It will be continued in next video lecture, next session. तब तक बाबू आप अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।